स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट कीजिए और वहां पर दिए गए मॉक टेस्ट को हल कीजिए, जो आपकी नीट की एग्जाम, बोर्ड एग्जाम या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अमाइटोसिस सेल डिवीजन की या असूत्री कोशिका विभाजन की। अमाइटोसिस सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने यदि इसका पहला वीडियो नहीं देखा, सेल साइकिल से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, आपको इसको समझने में सहायता मिलेगी। मैं इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असूत्री कोशिका विभाजन या अमाइटोसिस सेल डिवीजन। असूत्री कोशिका विभाजन या अमाइटोसिस सेल डिवीजन को कैरियोस्टेनोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कैरियोस्टेनोसिस भी कहा जाता है, या इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी कहा जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन की खोज रेमेक के द्वारा 1841 में की गई थी। रेमेक के द्वारा 1841 में असूत्री कोशिका विभाजन की खोज चिक इम्ब्रू चूजे की आरबीसी कोशिकाओं के अंदर की गई थी। किसके अंदर की गई थी भाई? यहां पर ध्यान रखना है, आरबीसी कोशिकाओं के अंदर इसकी खोज की गई थी। अगर हम इसके नाम पर जाएं, अमाइटोसिस पर जाएं, तो अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं, और सूत्र का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। अर्थात ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है असूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे नाम पे देखिए, आ का मतलब नॉट और माइटोज का मतलब होता है थ्रेड या क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्रों का विभाजन ना होने वाला। ठीक है ना? इतनी चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर हम इसकी परिभाषिक शब्दावली पर जाएं तो जरा देखें कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें केंद्रक का सीधा विभाजन, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें केंद्रक का सीधा विभाजन खांच या संकुचन विधि के द्वारा होता है। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें केंद्रक का सीधा विभाजन खांच निर्माण या संकुचन विधि के द्वारा होता है तथा केंद्रक विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर अर्थात तर्कु तंतुओं और गुणसूत्रों का निर्माण नहीं होता है, असूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि इस प्रकार के कोशिका विभाजन में ना तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है और ना ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इसमें केंद्रक जो है वो सीधे ही खांच या संकुचन विधि के द्वारा विभाजित हो जाता है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन कहां पाया जाता है? अगर हम इसकी बात करें, इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन है लोअर कैटेगरी के एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। स्पेशली प्रोटोजोन्स की जब हम बात करते हैं तो जो सीलिएट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ साइनोबैक्टीरिया, कुछ ईस्ट कोशिकाएं, हायर कैटेगरी के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें, उनके कार्टिलेज कोशिकाओं में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे एमनियोन हो गया, कोरियोन हो गया, उनमें ये पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ इंडोस्पर्म कोशिकाओं और जो रोगी कोशिकाएं होती हैं, डिसीज सेल होती है, उनमें भी ये पाया जाता है। और साथ ही जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में भी इस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, कैसे होती है, इस पर बात करें। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, कोशिका विभाजन को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? केंद्रक का विभाजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? कोशिका द्रव का विभाजन। तो यही दोनों चीजें इस प्रकार के विभाजन में भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। देखिए, असूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक जो है वो आकार में लंबा होना शुरू हो जाता है। आकार में लंबा होकर ये डंबल शेप्ड हो जाता है और डंबल शेप्ड होने के बाद जब कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता जाता है तब ऐसी अवस्था में ये जो न्यूक्लियस है ये दो भागों में टूट जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। और जैसे ही केंद्रक
दो भागों में बढ़ जाता है, वैसे ही इसके साइटोप्लाज्म का भी विभाजन होना शुरू हो जाता है। और साइटोप्लाज्म का विभाजन भी किसके द्वारा होता है? कंस्ट्रिक्शन के द्वारा होता है। ये खाल धीरे धीरे करके गहरी होना शुरू हो जाती है और अंत में पूरी तरह से गहरी होकर कोशिका को दो भागों में बांट देती है, अर्थात दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसको एक बार पुनः संक्षिप्त में समझे। सबसे पहले केंद्रक जो होता है, केंद्रक का आकार कैसा होने लग जाता है? लंबा होने लग जाता है और ये कैसा हो जाता है? डंबल शेप हो जाता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है भाई? कोशिका का आकार जब लंबा होगा तो धीरे धीरे करके उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ते जाएगी और कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाने के कारण यहां पर एक समय ऐसा आएगा जब ये केंद्रक दो डॉटर न्यूक्लियाई में बढ़ जाएगा। ठीक उसके पश्चात क्या होता है? इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न होगा वो खाच अंदर की ओर बढ़ते जाएगी और जब अंदर की ओर बढ़ते जाएगी तो इसका जो साइटोप्लाज्म सहित और टू डॉटर न्यूक्लियाई जो बनी हुई है उसके सहित कोशिका पूरी तरह से दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं असूत्री कोशिका विभाजन का फायदा क्या है। भाई बहुत सारे जो असेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसी मेथड्स के द्वारा जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहला फायदा क्या है? असेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का एक तरीका है ये। दूसरा, जो कुछ फीटल मेम्ब्रेन्स होती है उनमें ग्रोथ इस मेथड्स के द्वारा होता है। ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन में ग्रोथ जो है इस मेथड्स के द्वारा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यहाँ पर अगर देखें तो बिना न्यूक्लियर इवेंट के दो डाटा न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। बिना न्यूक्लियर इवेंट के डाटा न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इस मेथड्स के द्वारा हो जाता है। लेकिन इसका एक कहना है, इसकी एक हानि भी है, क्योंकि इस प्रकार का डिवीजन कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड्स के द्वारा होता है, खास मेथड्स के द्वारा होता है, तो न्यूक्लियस के सही तरीके से दो भागों में बंटने की संभावना कम होती है। जब न्यूक्लियस के दो भागों में बंटने की संभावना कम होती है तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल होता है, गुणसूत्र होता है, उसके भी सही तरीके से दो भागों में बंटने की संभावना कम होती है, जिससे कि एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको अमाइटोसिस सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा। यदि आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा ले सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नए कोशिका विभाजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।